चलिए आइए सब लड़कन शांत हो जाइए, शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग अपना एक नया क्लास जहां हम लोग पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। क्या नाम है? अलजेब्रा। अलजेब्रा का हिंदी नाम क्या होता है? बीज गणित। अलजेब्रा का हिंदी नाम क्या होता है? बीज गणित। हम लोग अलजेब्रा का बहुत सा टॉपिक है, जिस तरह से नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है वास्तविक संख्या, उसी तरीके से नंबर सिस्टम का बहुत सा टॉपिक है। वास्तविक संख्या है, वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है, घातांक करनी है, ये सारा वास्तविक संख्या का टॉपिक है। ये वास्तविक संख्या का टॉपिक आपको 8वां में पढ़ लेना चाहिए था, 9वां में पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन जो हम लोग पीछे चैप्टर ख़त्म किए हैं वास्तविक संख्या, ये नंबर सिस्टम का एक लास्ट टॉपिक था, है ना? क्या था? नंबर सिस्टम का 10th का ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, उसके बाद आपकी किताब में देखिएगा तो अलजेब्रा का टॉपिक है। क्या चीज़ का है? अलजेब्रा, यानी कि बीज गणित। तो बीज गणित में क्या होता है कि अलजेब्रा में एक टॉपिक नहीं है, अलजेब्रा में भी 4 से 5 टॉपिक है। यहाँ हम लोग 10th में पढ़ने के लिए, ऐसे तो अलजेब्रा का मोटा मोटा किताब छाप के रखा हुआ, पर यहाँ कितना पढ़ना है? 4 से 5 टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि आप लोग सबसे पहला अलजेब्रा का पहला टॉपिक होता है बहुपद, उसको पढ़ना है। फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसको पढ़ना है। उसी में होता है आपका अलजेब्रा में ही है ग्राफ, जो 5 नंबर का आता है आपका, ये हो गया। उसके बाद फिर आता है आपका समानांतर श्रेणी, AP GP, सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के आप 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और अलजेब्रा पार्ट जो आता है टोटल 20 नंबर का आता है। इससे पहले का हम लोग कितना नंबर खत्म कर चुके हैं? 10 नंबर का चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव हम आपको टेलीग्राम पे PDF के फॉर्म में भी भेज दिए थे, ठीक है, और टेस्ट देने के लिए भी भेज दिए थे, ठीक है ना? तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़? बीज गणित, अलजेब्रा। चलिए, आप लोग को कुछ पहले बेसिक थ्योरी जान लेना है। चलिए, अब आप लोग पूरा ध्यान से यहाँ पर रखिएगा, दिमाग है कि नहीं? आपको अब यहाँ क्या करना है? समझना है। तो सबसे पहले बात आता है कि सर ये अलजेब्रा क्या है कि नहीं? अलजेब्रा क्या है, और अलजेब्रा में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये तो हम बता दिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अलजेब्रा। क्या लिख देते हैं? अलजेब्रा, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? बीज गणित। बीज गणित, ठीक है, बीज गणित हो गया। अलजेब्रा कोई किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखाया गया है। किस नाम पे? अलजेब्रा किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। किनके नाम पे रखा गया है? देखिए, एक वैज्ञानिक थे मोहम्मद। एक वैज्ञानिक कौन थे? मोहम्मद इब्न मूसा। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। क्या नाम था? हाँ, अब अल्लाह जाने। देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़का नाम रखे है ना। अलजेब्रा बीजगणित जो है, इनके जनक कौन है? इनके जनक कौन है? अब देखिए, जनक के माने किसी भी चीज़ में क्या होता है? जनक के माने ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चीज़ वही दिए, पूरा का पूरा चीज़ ऐसा नहीं है। ये बोलना है कि अलजेब्रा का ज़्यादातर चीज़ किसने दिया? इस वजह से मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्होंने जब अपना किताब बना रहे थे तो किताब में बहुत सा टॉपिक छापा, और छापने के बाद किताब का नाम रखा अल-जब्र। क्या नाम रखा? अल-जब्र। ये किताब का नाम है। क्या चीज़ का नाम है? किताब का नाम है अल-जब्र, बुक अल-जब्र। उसी के बाद जब अलजेब्रा के बारे में और ज़्यादा बात तहकीकात मतलब रिसर्च शुरू हुआ, तो उन्हीं के नाम पे, इसी किताब अलजब्र के नाम पे अलजेब्रा एक किताब बना, जिसका नाम क्या रखा है? अलजेब्रा। इसका हिंदी में क्या हो गया? बीज गणित। ठीक है, तो अलजेब्रा में मुख्य चीज़ हम लोग क्या चीज़ के बारे में जानते हैं? तो हम तो टॉपिक के बारे में बता दिए कि बहुपद, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 1 चर वाला रैखिक समीकरण एंड द्विघात समीकरण। उसके बाद फिर आता है आपका समानांतर श्रेणी। तो अलजेब्रा में आपको ये 4 टॉपिक पढ़ना है, एक लाइन से पढ़ना है। तो अलजेब्रा में मुख्य रूप से जिस चीज़ में ये जो x दिखता है, आप पहले ऐसे समझिए कि हम बोलेंगे अगर कि 2 में क्या गुना किए हैं कि 8 आया है, तो आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा सर जी आप 4 गुना किए हैं 2 में, इसलिए क्या आया है? 8 आया है। यहाँ पर पहले बॉक्स था, ठीक है,
जहाँ अलजेब्रा में क्या किया गया, संकेत का इस्तेमाल किया गया। क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया, संकेत के माने होता है चिन्ह। क्या होता है, चिन्ह। यहाँ पर बॉक्स के जगह पे क्या चीज़, बचपन में बॉक्स का इस्तेमाल करते थे, पर अब संकेत का इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पे 2 में क्या गुना करें कि क्या आ जाए, 8 आ जाए। 2 में क्या गुना किया जाए तो 8 आ जाए। तो आप क्या बोलेगा सर जी, 4। 4 गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया। तो यही चीज़ है कि अलजेब्रा में हमको x y z a b c d e f g h पूरा सारा संख्या, सारा अक्षर जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपको पूरा का पूरा अलजेब्रा में सब लड़कन देखते होंगे कि a b c d x y z x माइनस a x माइनस b, सब सारा जो फॉर्मूला होता है इससे लड़कन बहुत डरता है। जहाँ अलजेब्रा में आपको पूरी सीख लेना, ठीक। तो सबसे पहले तो बता दें कि काफ़ी आसान चैप्टर है, मज़ा वाला चैप्टर। अगर आप पढ़ते हैं, जिस तरह से थ्योरी बताते हैं उस तरह से आप एक एक चीज़ याद रखते हैं तो आपको काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। चलिए तो एक्स वाई जेड का यहाँ पे क्या किया, संकेत का इस्तेमाल करेगा। संकेत का इस्तेमाल कर लिया ना, कुछ भी संकेत का यहाँ पर एक्स के जगह पे ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले हम लोग कि वैसा मैथमेटिक्स जहाँ पर बीजगणित संकेत का इस्तेमाल कर रहा हो। क्या कर रहा हो, बीजगणित संकेत का इस्तेमाल हो। अब बोलेगा सर जी ये बीजगणित संकेत कौन सा होता है, तो बीजगणित संकेत जो होता है ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, यानी ए से लेकर के जेड तक ये जितना भी है आपका, ये क्या है, बीजगणित संकेत में शामिल है। ये क्या है, बीजगणित संकेत कहलाता है। अलजेब्रिक सिंबल्स क्या कहलाएगा अंग्रेजी में, अल्जेब्रिक सिंबल्स। देखिए अंग्रेजी सिंबल्स, स्पेलिंग सही है सिंबल्स का, हाँ समझ में आया। ये क्या है, अल्जेब्रिक सिंबल्स हो गया। अब हम कहेंगे एक बात और कि जितना भी आप संख्या देखते हैं, वास्तविक संख्या आप लोग पढ़े हैं, वास्तविक संख्या के श्रेणी में कौन कौन आता है बताइए। वास्तविक संख्या में कौन कौन सा आता है, तो बोलिएगा सर जी परिमेय आता है और अपरिमेय आता है। अपरिमेय आता है। परिमेय में कौन कौन सा आता है, प्राकृतिक आता है, पूर्ण आता है, पूर्णांक आता है और भिन्न आता है। क्या आता है, भिन्न आता है। अपरिमेय में क्या आता है, रूट वाला संख्या, रूट वाला। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो वास्तविक संख्या में क्या है, परिमेय संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न और फिर अपरिमेय संख्या रूट वाला। तो जितना भी वास्तविक संख्या है, आप दुनिया में जितना भी वास्तविक संख्या देख रहे हैं, चाहे बटे वाला हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे रूट वाला हो, जितना भी वास्तविक संख्या है सारा का सारा आपका क्या होगा, उसी को हम लोग चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलेंगे, नहीं अचर, क्या बोलेंगे, अचर, अचर, ठीक है। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट। और जितना भी आप बीजीय गणित संकेत देखते हैं, बीजीय गणित संकेत कौन कौन सा है, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जितना भी बीजीय गणित संकेत है आपका, वो सारा का सारा कहलाता है आपका चर। क्या कहलाता है, चर। चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। अब ये बीजीय गणित संकेत या फिर चर का इस्तेमाल आप करते क्यों हैं, कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा संख्या जो हमें पता ना हो, कोई ऐसा संख्या जो हमें पता नहीं है, उसी को इंडिकेट करने के लिए कुछ तो उसके जगह पे होना चाहिए। तो बचपन में उसके जगह पे हम लोग बॉक्स देते थे, और यहाँ पे क्या देंगे, बीजीय गणित संकेत के इस्तेमाल से काम करेंगे कि कुछ है। इसके माने ये हुआ कि 2 के साथ कुछ गुना हुआ तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 के साथ x गुना होगा तो 8 आएगा, तो x का मान बताइए, तो क्या होगा, x का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चर और अचर के बारे में आपको पता चला कि अचर किसको कहते हैं। दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं जिसको देख रहे हैं आप, वो क्या है, अचर संख्या। ये क्या है, अचर। अब बाकी जितना भी बीजीय गणित है वो क्या है,
चर। ठीक है, देखिए अभी हम ही को बोलने में क्या हो गया था, गड़बड़ हो गया था। बोले क्या चर, तो बोलने क्या चीज़, चर बोल दिए थे। तो इसको याद कैसे कीजिएगा। अब देखिए चर जो होता है बीजीय गणित को कहा जाता है, बीजीय गणित संकेत को कहा जाता है। किसको? बीज गणित संकेत को कहा जाता है चर। तो बीज गणित संकेत तो आपको पता होगा कि ए से लेकर के जेड तक को कहा जाता है। आपके दिमाग में तुरंत बैठना चाहिए कि चर बीजीय गणित को कहते हैं और बीजीय गणित ए से लेकर के जेड तक को कहा जाता है बीजीय गणित संकेत। चर बी, बहुत सारा चर भी है, ठीक है। चर बी यानी चर क्या है, बीजीय गणित संकेत है। चर क्या है, चर क्या होता है, बीजीय गणित संकेत होता है जिसको ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक के डिनोट करते हैं। बाकी अचर क्या हो गया, वैसा मान जो आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट के माने ये भी समझिए कि फिक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने एक्स, वही चीज़ लिख रहे हैं, 8 आया, तो आप क्या बोलिएगा, हम पूछेंगे कि 2 तो फिक्स है कि नहीं है, 2 के जगह पे तो कोई नहीं आने वाला, 2 फिक्स है, इसलिए कांस्टेंट है। फिक्स को ही क्या कहा जाता है, दूसरे भाषा में कांस्टेंट। 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब पता ये नहीं है कि x के जगह पे क्या है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। यानी जो आपका फिक्स है वो कांस्टेंट हो गया, जो आपको पता नहीं है, जिसको दर्शाने के लिए हम लोग बीजगणित संकेत का इस्तेमाल किए हैं, यानी कि चर का इस्तेमाल किए हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बदलते रहेगा। यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि x के यहाँ पे क्या है, आपको निकालना पड़ेगा। x के यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। इतना बात समझ में आया, क्लियर है सबको, है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, पिछले ही चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर के 2 3 4 5 6, जब पिछला क्लास करोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा इन्फिनिटी तक। और पूर्ण जाइएगा आप तो पूर्ण क्या होगा, 0 1 2 3, 0 खाली लगा देंगे, प्राकृतिक में 0 लगा देंगे तो पूर्ण हो गया। पूर्णांक में प्लस वाला भी संख्या और माइनस वाला भी संख्या मौजूद होता है, और भिन्न में बटे वाला ऊपर भी कुछ रहेगा नीचे भी कुछ रहेगा। नीचे खाली ऐसा थोड़ी ना बोले, भिन्न रहेगा, क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, ऊपर ही पूर्णांक और नीचे ही पूर्णांक। समझ में आया? तो ये हो गया परिमेय, और अपरिमेय में कौन हो गया, रूट वाला जितना संख्या सब अपरिमेय में शामिल होता है। ये हो गया, क्लियर है? तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इतना समझ में आया तो हम इसको मिटा लें। हाँ चलिए, कंप्यूटर वहाँ से जल्दी से मिटा दीजिए। चलिए आइए अब आगे का बात समझते हैं हम लोग। क्या है आगे का बात, थ्योरी क्या है। अब बात आता है कि बीजीय गणित पद क्या होता है, बीजीय गणित टर्म क्या होता है। पद को ही क्या कहा जाता है, हिंदी में टर्म कहा जाता है, तो हम अंग्रेजी में, हाँ यहाँ ध्यान दो, इधर बीज गणित पद है कि नहीं, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, टर्म, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म। ये बीजीय गणित क्या है, कोई संख्या कोई अचर के साथ चर मल्टीपल में हो, क्या हो, गुना के फॉर्म में हो, भागा के फॉर्म में हो, जोड़ के फॉर्म में हो, घटाव के फॉर्म में हो, कैसनो रहेगा वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक। प्लस माइनस नहीं, देखिए जैसे कि 4 के साथ अगर y गुना है तो मेरा 4y क्या हो गया, एक पद हो गया, क्या हो गया, टर्म हो गया। इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म है। क्या है, टर्म है। क्यों, क्योंकि इसके कोई संख्या के साथ क्या है, कुछ गुना है, अचर संख्या गुना है, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया, अलजेब्रिक टर्म। अब हम बोलेंगे -2 गुने x, ये भी क्या है, पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक टर्म हो गया। 2 गुने 1/x, ये भी क्या है, अलजेब्रिक टर्म हो गया। 3 गुने x बटे y, ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक टर्म हो गया। अब देखिएगा 3 जो है x के साथ गुना है और y से क्या किया गया है, भाग दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए तो क्या ये अलजेब्रिक टर्म है, क्या ये अलजेब्रिक टर्म है। हाँ भाई, इसमें चर भी दिख रहा है, चर दिख रहा है ना, चर है और कुछ संख्या गुना है, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक टर्म हो गया। ये बीजीय गणित पद हो गया, है ना। तो आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना है तो हर चीज़ बारे में जानिएगा ना। अगर ये भी नहीं पढ़ाते हैं,
अगर ये चीज़ नहीं पढ़ाते जितना आज कल क्लास में पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़ाते तो आपका चैप्टर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर हर चीज़ जानना है। ये क्या हो गया? पद हो गया, अलजेब्रिक पद हो गया। समझ में आया कि अलजेब्रिक पद क्या होता है? तो आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि अचर, कोई चर जो है अचर के साथ गुना हो तो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक। बताइए कि ये अलजेब्रिक पद है कि नहीं है? बाबू इसके साथ हमेशा एक गुना है, आपको दिख नहीं रहा था, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी क्या है? बीजगणित पद है। चलिए आगे देखिए, 1/x², ये क्या है? अलजेब्रिक टर्म है कि नहीं है? ये भी अलजेब्रिक टर्म है। ये बीजगणित पद तो है, क्योंकि इसमें चर दिख रहा है। जहाँ बीजगणित संकेत जहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा? बीजगणित पद कहलाना शुरू हो जाएगा। ऐसे समझिए, जहाँ जहाँ बीजगणित पद है वो क्या है? बीजगणित संकेत है वो क्या हो गया? बीजगणित पद हो गया। बीजगणित समझ में आ गया, बीजगणित पद समझ में आ गया। अब समझते हैं व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? ठीक है, व्यंजक क्या है? तो यहाँ पे एकदम ठेठ में लिखते हैं ढेर सारा बीजीय पद। क्या बोल रहे हैं? बीजगणित पद ढेर सारा, एक या ढेर सारा। क्या बोलना है? एक या ढेर सारा का मतलब एक या दो से, एक या एक से अधिक मिलता है, पद मिलता है, वह व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। बहुत सा जगह जाइएगा तो बोलेगा ये कौन परिभाषा लिखा है? हम परिभाषा लिखाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, किताब छापने के लिए बोर्ड पर थोड़ी ना आया गया है, आपको किताब को समझाने के लिए बोर्ड पे खड़े हैं, तो अपना भाषा में समझाएंगे ना। तो ऐसे समझिए कि एक या ढेर सारा, एक या दो से, एक से अधिक, जितना भी बीजगणित पद है। और बीजगणित पद किसको कहते हैं? जहाँ पर भी बीजगणित संकेत दिख रहा है कोई चर के साथ गुना, वो क्या हो गया? बीजगणित संकेत हो गया, पद हो गया। ढेर सारा या फिर एक या एक से ज़्यादा पद मिलता है तो वह क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। जैसे पूछेंगे कि सर जी बताइए कि 2 गुना x, क्या ये हमारा व्यंजक है? ये बीजगणित व्यंजक है? क्योंकि बीजगणित चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो बीजगणित पद हुआ तो बीजगणित व्यंजक भी पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? बीजगणित व्यंजक। बीजगणित व्यंजक हो गया। तो क्या 2x बीजगणित व्यंजक है? हाँ, एक पद वाला व्यंजक है। कितना पद वाला? एक पद वाला व्यंजक है। एक पद वाला क्या है? एक पद वाला व्यंजक। व्यंजक तो है, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं पर भी x y z, a से लेकर के z तक का कोई भी अल्जेब्रिक सिंबल आया, अल्जेब्रिक पद आया, अल्जेब्रिक टर्म आया, संकेत आया, तो ये पूरा क्या हो गया? अल्जेब्रिक पद हो गया। और एक या एक से अधिक अल्जेब्रिक पद को क्या कहा जाता है? व्यंजक कहा जाता है। अब ये बताइए 3x - 4, ये भी हमारा व्यंजक है। 1 2। अब बोलिएगा सर आप बोलते हैं कि अलजेब्रिक पद तो उसी को कहते हैं जहाँ पे क्या हो? चर हो। तो यहाँ पे इस फॉर्म में चर है, देखिए 4 गुने x पर पावर 0, 4 गुने x पर पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। किसी भी दुनिया का किसी भी संख्या के पावर क्या होता है? 1 होता है। देखिए 3 बात जानिए, किसी भी संख्या के साथ 1 गुना होता है, 1 पावर होता है, 1 भाग होता है, और किसी भी संख्या का 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये समझ में आया कितना चर वाला है, कितना पद है? 2 पद वाला ये व्यंजक हो गया। इसी तरीके से 4 पद 5 पद। अच्छा ये बताइए ये व्यंजक हुआ कि नहीं हमारा? ये व्यंजक है कि नहीं? ये भी व्यंजक है 2 पद वाला। इसी तरीके से 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 पद, ऐसे ही आपका क्या होगा? व्यंजक बनता है। बीजीय पदों से, एक या एक से अधिक बीजीय पदों से मिलकर के क्या बनता है? व्यंजक बनता है। इतना बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए बीजीय गणित व्यंजक को हम लोग पहचान लिए। अब एक टर्म और आता है घात। सब पेन मेरा ब्लैक चल रहा है, कहाँ पता का है? तो ब्लू डाले हैं आज, तो ब्लू डाले हैं, फिर काहे चल रहा ब्लैक? चलो ध्यान दो, हमको लगता है कंपनी वाला दिक्कत दिया है, कि ब्लू वाला डिब्बा में भर दिया काला वाला इंक। ब्लू भरे हैं तुम लोग सामने नहीं भरे हैं, क्या हो जाएगा? अब आता है घात। ये घात क्या होता है? घात को अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं? पावर।
पावर तो किसी पर भी हो सकता है, कोई संख्या पर भी पावर हो सकता है, 2 पर पावर 2, तो हम क्या बोलेंगे 2 पर पावर है कितना x है, तो x पर बोलेंगे x पर पावर है कितना 4 है, तो 4 पर क्या बोलेंगे 4 पर पावर है 3, पावर है ना, सब पहले 2 बोल दिया, ठीक है। तो ये घात हुआ, ये घात हुआ, इसी को हिंदी में पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं घात। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 2 का घात 2, x का घात 2, 4 का घात 3, ये घात हुआ, क्या हो गया घात हो गया। अब आता है चौथा टर्म आपका पद का घात क्या होता है, पद का घात आपको उतारना है, अभी नहीं घर पे। पद का घात क्या होता है बतावेगा, क्या है बाबू बताओ। 4xy इसका घात कितना है, इस पद का घात कितना है 1, कुछ ना है, कौन बोला कुछ ना है अभी, हाँ ये बात जरूर बोला, कुछ नहीं है तो हर संख्या के साथ 1 गुना है, 1 से भाग और 1 पर पावर 1 है, कुछ नहीं है तब, और कुछ नहीं है तो आप झूठे झूठे कुछ नहीं की जगह पे 1 पावर 0 भी ला सकते हैं, है कि नहीं 1। तो ये हो गया आपका पद का घात। तो आपको हम बता दें पद का घात होता क्या है, तो पद का घात होता है पद में मौजूद सभी चर के घात का योग। क्या होता है योग। पद का घात क्या कहलाता है। अब जैसे हम पूछेंगे बताओ यहाँ पर कि 4x ये एक हमारा पद हुआ कि नहीं, ये बीजीय गणित टर्म है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें बीजीय गणित संकेत है जो अचर के साथ गुना है, तो ये हमारा बीजीय गणित संकेत बीजीय गणित पद हो गया। अब हम पूछेंगे इसका घात कितना है, इस पद का घात कितना है, बोलेंगे 4x एक पद है, इसका घात कितना है, तो आप देखिएगा कि चर पर कुछ ना है तो अभी बताएं, कुछ ना तो एक जरूर है। इस चर का घात कितना हो गया, घात 1 घात हो गया, कितना हो गया 1 घात को ही कहा जाता है एक घातीय। क्या कहा जाता है एक घातीय, एक घात को ही क्या कहा जाता है। अब हम जैसे बोलेंगे कि 5x x स्क्वायर ये क्या है हमारा 2 घातीय, ये क्या हो गया 2 घातीय हो गया, ठीक है। 3 गुने 1/x स्क्वायर ये कितना घात वाला है 2 घातीय, कितना घातीय 2 घातीय। अब हम यहाँ पे बोलते हैं 3 गुने xy कितना घात का है कैफ, इसका घात कितना है तो हम जस्ट क्या बोले पद में मौजूद सभी चर के घातों का योग है ना। पद में एक चर 2 चर है ना, 2 तरह का, एक वो चर x है, एक बीजीय संकेत x है और दूसरा बीजीय संकेत है ना, तो इस पर भी 1 होगा इस पर भी 1 होगा। हम परिभाषा क्या लिखें, क्या बोलें पद में मौजूद, ये पद है हमारा, इसमें मौजूद सभी चर एक चर 2 चर के घात का योग, इसका भी घात 1 इसका भी घात 1, इसका क्या कर रहा है योग कर देना है। तो इस पद का कितना हो गया 1 और 1 2 घात। ये पद कितना घातीय का है 2 घात का है। ये बताइए 4x स्क्वायर गुने y ये कितना घातीय पद है 3 घातीय पद। इतना बात समझ में आया। घात क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय पद क्या होता है और पद का घात क्या होता है, समझ में आ गया नहीं समझ में आया। हाँ चलिए अब चलिए आगे चीज देखिए क्या है, ध्यान देना। काहे बतिया रही मैया ना बतियाओ, इधर ध्यान दो। अब हम कहते हैं 2x, तो आपका क्या कहना होगा कि सर जी 2 में गुना है x, 2 में गुना है x। अच्छा आप बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा कि हमारा क्या है अचर है, ये हमारा क्या है चर है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, क्लियर है। तो आप क्या बोलिएगा, हम पूछेंगे अगर कि बताइए कि चर x के साथ क्या गुना है, चर x के साथ कौन सा अंक गुना है, हम क्या पूछेंगे चर x के साथ कौन अंक गुना है, तो आप क्या बोलिएगा हाँ गुना है, क्या है तो बोलिएगा चर x के साथ 2 गुना है, क्या गुना है 2 गुना है।
2 गुना हो गया, इसी को कहा जाता है चर x का गुना प्लस अंक। चर x के साथ कौन सा गुना है अंक, कौन सा अंक गुना है, तो 2, इसी को कहा जाता है गुणांक। क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तब हम कल से पूछेंगे कि चर x का में क्या गुना है, ऐसे नहीं बोलेंगे चर x का क्या गुणांक है। चर x का गुणांक कितना है 2। बताइए चर x का गुणांक कितना है, चर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, तो उधर कोना में लिखे थे कि कुछ नहीं तो 1 जरूर, कुछ नहीं तो 1 जरूर। बताइए कौन बोला ये बात, चलिए ध्यान दीजिए, शांति से पढ़ो, मजाक में नहीं लो, मारपीट होगा। x के साथ क्या गुना है 5/, हम हंसावे करते तो तुम लोग हंसाने की कोशिश काहे करता है, हमसे ज़्यादा कोई हंसाता है नहीं ना। तो x का बताइए x के साथ कौन सा गुणांक है 5/3। x के साथ कौन सा गुणांक है, समझ में आया। x के साथ क्या गुणांक है, समझ में आ गया ना। तो गुणांक, एक बात निकला आपका गुणांक। अच्छा आप बोलिएगा कि सर जी कभी ना कहीं तो x भी कोई अंक ही होगा, कोई अंक ही तो होगा, बस नहीं पता है वो बात अलग है। तो हम यहाँ पे गुणांक 2 तरह का होता है, एक होता है अचर गुणांक, एक होता है चर गुणांक। क्या होता है, अब तो आप समझ गए होंगे इतना। अब हम ऐसे पूछेंगे कि बताइए 2 का चर गुणांक कौन है, x है। 2 का चर गुणांक, x का अचर गुणांक 2 का चर गुणांक, -3 का चर गुणांक, x का चर गुणांक, 5/3 का चर गुणांक, x का चर गुणांक। इतना तो समझ में आ गया होगा, आ गया क्लियर। चलिए अब आइए चर कितने तरह का हो गया, गुणांक, अचर और चर। चलो क्या क्या समझ गए। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, इसको मिटा लेते हैं, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं अपने चैप्टर पर कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, कंप्यूटर वहाँ से जल्दी से मिटा लीजिए। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगला चीज़ क्या है आपका बहुपद। आपका चैप्टर जो पढ़ना था हमको, ये क्या है बहुपद, ठीक है। बहुपद को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। बहुपद होता क्या है, आप गौर कीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। हेलो कि 3xy ऐसा लिखा हमने, तो x और y में देखिएगा एक चर है, दो गो चर है। ये एक पद में कितना चर है, 2 चर है। 2 पद में कितना चर हो गया, उसमें भी 2 चर है। ये पूरे व्यंजक में कितना चर है, 2 तरह का चर है, एक x है और दूसरा क्या है y है। 2 तरह का चर हो गया ना, 2 तरह का चर, यानी कि चर भी है कि नहीं, बीजगणित पद है कि नहीं, बीजगणित संकेत है कि नहीं है, एकदम है। ये हो गया। अब बात आइए 3x + 1/y, ये 2 तरह का है कि नहीं, एकदम सही। ये 2 तरह का है कि नहीं, कैसे 2 तरह का, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, हाँ है तो चर हमारा एक से ही ना, हम चर का बात कर रहे हैं कि चर एक तरह का चर है कि नहीं, एक तरह का चर है, मौजूद है, एक तरह का चर मौजूद है। कितने तरह का चर हो गया, एक तरह का चर हो गया। आप लोग ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या इसको हम 1/x को ऐसे लिख सकते हैं, x⁻⁻1। ये 8वां का चीज़ है, क्या लिख सकते हैं, पढ़ा होगा सकलन, क्या पढ़ा होगा सकलन बताइए। ये पढ़ा होगा कि कहीं भी अगर नीचे रहता है पावर ऊपर जाने पर माइनस होता है, और कहीं भी ऊपर में माइनस रहता है तो नीचे जाने में प्लस हो जाता है ना, रिवर्स होता है, उल्टा, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, तब क्या हो जाता है, पावर माइनस से प्लस और प्लस से, समझ में आया। अब देखिए बहुपद क्या होता है, एक
चर के साथ, यानी कि बहुपद में आपको कितना चर देखने को मिलेगा? एक ही चर देखने को मिलता है। बहुपद में कितना चर देखने को मिलेगा? अगर पूरे क्वेश्चन में x है तो पूरे क्वेश्चन में x ही देखने को मिलेगा, y कहीं पर नहीं। अगर y है तो पूरे में पूरे y देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे x कहीं पे y, नहीं। तो और अच्छा भाई, 2-3 गो रहता तो दिक्कत होता, एक गो है तो बहुत आसान है। ठीक है। एक चर के साथ मौजूद पद प्लस के साथ जमा हो, प्लस के साथ जमा हो। इसको समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि क्या ये हमारा व्यंजक है? जल्दी बोलो, ये व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बीजीय गणित पद है। बीजीय गणित पद एक या एक से अधिक बीजीय गणित पद को व्यंजक कहा जाता है। ये व्यंजक है। बोलेगा सर कितना चर वाला व्यंजक है? तो एक चर, इसमें एक है तो एक चर वाला व्यंजक हो गया। बोलेंगे इस व्यंजक का घात कितना है? सर जी एक है, इसमें कितना है घात? एक हो गया। अब हम क्या बोले? एक चर के साथ मौजूद पद, एक चर के साथ मौजूद पद प्लस के साथ जमा हो। अच्छा, हम ये पूछते हैं केवल ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? ये हमारा बहुपद है कि नहीं है? तो हाँ, ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। ये भी क्या है? हमारा बहुपद है। चलिए अब ये बताइए 3x² ये बहुपद है कि नहीं है? ये भी बहुपद है, क्योंकि 2x + 3x²। क्या बोल रहा है? एक चर, एक ही तरह के चर होना चाहिए। एक तरह, लीजिए और ठेठ, एक तरह के चर के साथ मौजूद पद प्लस के साथ जुड़ा हो, प्लस के साथ जुड़ा हो या फिर जमा हो। प्लस के साथ जमा है कि नहीं है? अब ये बताइए क्या ये हमारा बहुपद है कि नहीं? कैसे? हम क्या बोले? एक तरह चर के साथ मौजूद पद, एक तरह के चर के साथ मौजूद पद है, एक तरह के साथ मौजूद है, प्लस के साथ जमा हो। क्या ये प्लस के साथ जमा है? तो क्या ये बहुपद है? एकदम ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सर जी? ऐसे लिख सकता है ना? प्लस माइनस आखिरकार होकर क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो हुआ ना, एक पद दो पद गुना है, जुड़ा है किसके साथ? प्लस के साथ। यानी जितना भी बहुपद है उसको प्लस के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है ना? समझ में आया कैसे लिखाता है? अब हम ऐसे बोल देंगे -4x + 3y, तो आप क्या कीजिएगा? -4x ऐसे एक पद हो गया प्लस 3y, या फिर ऐसे लिख दें 4x - 3y। तो आप कैसे कर सकते हैं? 4x, ये y क्यों दे रहे हैं? अभी बहुपद पढ़ा रहे थे, केवल एक ही चर का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं हम भी। तो क्या हो जाएगा? + -3x। ऐसे भी कर सकते हैं ना? तो ये बहुपद कहते किसको है? तो सबसे पहला शर्त व्यंजक जो हो, व्यंजक जितना भी व्यंजक, एक पद वाला व्यंजक होगा, दो पद वाला व्यंजक होगा, तीन पद वाला व्यंजक होगा। व्यंजक किसको कहते हैं तो पता था। तो व्यंजक में एक चर दिखना चाहिए, एक तरह का चर होना चाहिए। व्यंजक में एक तरह का चर होना चाहिए। अब जैसे 3x + 3x² 9x³ ये बहुपद है कि नहीं है? ये व्यंजक है कि नहीं है? हाँ व्यंजक है। सब में सेम तरह का चर है कि नहीं है? सेम तरह का चर है। हाँ, घात अलग है, प्लस में भी है, तो क्या हो गया? ये बहुपद। प्लस में तो आप हमेशा सबको ला सकते हैं, माइनस वाला उसको भी प्लस में ला सकते हैं कि नहीं? अब ऐसे बोलेंगे 3x - 3x² + 9x³, क्या इसको आप नहीं ला सकते हैं? 3x + -3x² + 9x², ऐसा ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? बोलेंगे कि चर x³ का गुणांक क्या है? चर x³ का गुणांक क्या है? तो चर x³ का गुणांक 9 हो गया। चर x² का गुणांक क्या है? चर x² का गुणांक क्या हो गया? -3x हो गया। यहाँ पर पूछेंगे अगर कि चर x² का गुणांक क्या है? तो +3 हो गया। चर x का गुणांक क्या है? तो 3 हो गया। इतना बात समझ में आया? चलिए, व्यंजक में एक तरह का चर होना चाहिए, एक तरह का चर हम लोग देख लिए। दूसरा, चर पर पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जगह कम की वजह से नहीं होना नहीं लिख सकते हैं। चर पर पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे अगर कि 3x + 3x⁻² + 9x³, क्या ये एक व्यंजक है?
ये एक व्यंजक जरूर है, क्योंकि ये पद है, पद है, पद है, ये व्यंजक तो है, एक से अधिक पदों से मिलकर के व्यंजक बना है। क्या इसमें सेम तरह का चर है? यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, सेम तरह का चर भी है। पर दूसरा नियम क्या कहता है? चर पर पावर कभी नेगेटिव ना हो। जैसे ही चर का पावर नेगेटिव होगा ना, उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे चर के पावर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बहुपद नहीं। व्यंजक है पर बहुपद, ये व्यंजक है, बहुपद भी है। क्लियर है? तीसरा, चर कभी भाग में नहीं होना चाहिए। चर कभी भाग में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी लिख दें 3x + 3 गुने 1/x² + 9x x²। चर यहाँ भाग में गया, चर क्या चीज में चल गया? भाग का मतलब होता है नीचे जाना, तो चर क्या हो गया? भाग में हो गया। तो क्या बोले, क्या ये बहुपद है? क्या ये व्यंजक है? व्यंजक तो है, क्योंकि पदों से मिल करके बना है, व्यंजक तो है। पर बहुपद का ये शर्त है कि चर कभी भी भाग में, तब हम उसको बहुपद कहेंगे। अब जब गौर कीजिएगा तो ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ बिल्कुल सेम है। यही चीज़ को तो हम क्या किए, इसको नीचे कर दिए। यानी कहने का मतलब है जहाँ पे भाग होता है ना, जहाँ पर चर भाग में है, उसी को जब ऊपर भेजते हैं ना तो नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव है इसका मतलब नीचे था, नीचे है इसका मतलब नेगेटिव होगा। तो जब एक बात लिख दिए तो दूसरा बात लिखने का जरूरत नहीं था, पर समझाने के लिए जरूरी था। चलिए चौथा आइए। चौथा कोई नियम? हाँ, चर पर घात हमेशा पूर्णांक में हो। चर पर घात हमेशा पूर्णांक में हो। पूर्णांक में हो, हम सही लिखे हैं। जैसे ही हम पूर्णांक लिखेंगे, इसमें माइनस वाला भी संख्या आ जाएगा, प्लस वाला भी संख्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। 0 और 1, चर पर घात अगर 0 और 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको सुंदर से हम क्या लिखेंगे? पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण। चर पर घात क्या होना चाहिए? पूर्ण। जैसे कि ये x 2x √2x, क्या ये सही है हमारा? ये इसको बहुपद कह सकते हैं? इसको हम लोग बहुपद कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई चर है, चर के साथ कोई वास्तविक संख्या गुना है। कोई भी वास्तविक संख्या, ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या गुना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा चीज़ आता है ये वाला 2 गुने √x, क्या इसको बहुपद कह सकते हैं? नहीं। हम क्या कहें? चर पर घात। हम ये नहीं कहें कि किसी संख्या पर घात पूर्ण में होना चाहिए, किसी भी संख्या का घात पूर्ण में होना चाहिए, ये हम ऐसा नहीं कहें। संख्या पर कुछ भी घात हो सकता है, पर चर पर घात क्या होना चाहिए? पूर्ण। यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं कि रूट के माने क्या होता है? आधा होता है। रूट के माने क्या होता है? कौन सा पावर होता है? रूट के माने होता है आधा पावर। और आधा पावर कोई पूर्ण थोड़ी ना है। ये पूर्ण संख्या के परिवार में आता है? नहीं आता है। पूर्ण में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही आता है, बटे वाला कभी संख्या नहीं आता। तो ठेठ में कहें ना कि चर पर घात जो हो हमेशा भिन्न में कभी ना हो, भिन्न या फिर रूट में कभी ना हो। तो यहाँ पर अब ये बताइए, क्या इसको बहुपद कह सकते हैं? 2x + 3x⁻2/3 + 9, क्या ये व्यंजक है? सबसे पहला सवाल, ये व्यंजक है। कितने पद का व्यंजक है? चर x का गुणांक क्या है? चर x⁻2/3 का गुणांक क्या है? ठीक है। अचर 9 का गुणांक क्या है? अचर 9 का गुणांक, तो बोलिएगा सर कुछ ना है तो बोलेंगे 1 या फिर x⁻0। तो 2x + 3, अब ये पूछेंगे कि यह बहुपद है, तो बहुपद का सब नियम फॉलो कीजिए। चर पर पावर नेगेटिव ना हो, कहीं पर भी चर पर पावर नेगेटिव नहीं दिख रहा है, पहला नियम फॉलो किया। दूसरा, चर कभी भाग में ना हो। चर कहीं भाग में है, चर कभी नीचे नहीं हो। भाग का मतलब नीचे नहीं हो, चर कभी नीचे नहीं, दूसरा नियम भी फॉलो किया। तीसरा देखते हैं, चर पर घात हमेशा पूर्ण में हो। पूर्ण का मतलब हो भिन्न में कभी। 2x + 3x⁻2/3, ये क्या है? ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो जहाँ पर भिन्न आया इसको बहुपद नहीं कहेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बहुपद किस किस नियम में कहते हैं आप इसको समझिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलिए अब जो पढ़े हैं पीछे का हम लोग इस पर ध्यान देते हैं।
सबसे पहला है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, क्या 2x ये हमारा बीजीय पद है? जल्दी जल्दी बोलिएगा। हाँ ये बीजीय पद है क्योंकि इसमें बीजीय संकेत अचर के साथ गुना है। क्या 3a² हमारा बीजीय पद है? हाँ 3a² बीजीय पद है क्योंकि अचर चर a के साथ कौन गुना है? 3 गुना। चलिए a² bc, a² क्या ये हमारा बीजीय पद है? कौन बोला बीजीय पद नहीं है? सब बोला, हम सब बोला। ध्यान दो इधर। अरे बाबू कैसे नहीं बीजीय पद है? क्या ये बीजीय संकेत इसमें है? हाँ बीजीय संकेत है। बीजीय संकेत क्या चर के साथ गुना नहीं, अचर के साथ? तो हुआ ना भाई बीजीय पद। हम बोल दिए डायरेक्ट भाषा में, कहीं पर भी बीजीय संकेत आएगा वो हमारा बीजीय पद है। तो बीजीय संकेत आया a b c d x y z, ये हमारा बीजीय पद तो हो गया। बोलता नहीं है, कितना गंदा बात है। a² + b, इसमें कितना पद है? 2 पद है। पद हमेशा प्लस से और माइनस से जुड़ता है, तो इसमें कितना पद है? 2 पद है। तो बताइए कि ये जो है इसमें चर कितना है इस पद में? एक a है और एक b है। चलिए ये बात समझ में आया। अच्छा ये कितना पद वाला है बताइए तो? ये कितना पद का है? जल्दी से बोलो। कौन बोला एक पद का? 1 और 2 ना दिख रहा? कैसे? हाँ बिल्कुल सही। जब इसको ऐसे करोगे बाबू तो 1/b हो जाएगा। और a² b ये कितना पद है? एक टर्म है। पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग होता है। अगर ऐसे लिखेंगे a² + b, ये अलग है, ये 2 पद का है, पर ये कितना पद का है? एक ही पद का है। समझ में आया? चलिए -p² q², ये क्या है? कितने पद का है? चर इसमें कितना है? चर p² q² का गुणांक क्या है? ठीक है चलिए बताइए। -3xy में xy का अंक गुणांक क्या है? अचर गुणांक क्या है? अचर गुणांक -3 है, इसको अचर कहेंगे। कौन सा अचर गुणांक है? अचर तो संख्या को कहते हैं। -3 का चर गुणांक x, और क्या है बताइए? 7x³ का x³ का चर गुणांक क्या है? हाँ खुद है, तो x³ का अचर गुणांक 7 है, और 7 का क्या गुणांक है? x³। अच्छा ठीक है आगे देखते हैं। 5ab², इसका चलो ठीक। -x²y, इसका 1 की -1? तो -1। समझ में आया? चलिए बताना है इस पद का घात कितना है? इस पद का घात कितना है? इस पद का घात कितना है? क्यों? क्योंकि इस पर 1 घात है, इस पर 2 घात है। इस पर पद के घात के बारे में हम क्या बताएं? किसी भी पद का घात जो होता है उनमें मौजूद जितना भी चर है उसके घात का a b c इतना सारा चर हमारे मौजूद है। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो 2 1 3 और 1 ये हमारा क्या हो गया? पद। पद का घात, इस पद का घात कितना है? 2 ही होगा। कितना होगा? 2 होगा। कभी भी जो होगा जब गुना में रहेगा ना पद में तभी जुटेगा। गुना रहेगा ना तभी जुटेगा घात, ऐसे नहीं। तो इसका घात कितना हो गया? एक पद का घात 2 है, एक पद का घात 1 है। आगे बताएंगे। अच्छा इसका कितना है? इसका कौन बताता है? देखते हैं। आ? इस पद का घात कितना होगा? बोलो कितना होगा? क्या चीज? 1 कैसे होगा? a² b, जितना भी चर मौजूद है उसके घात का योग कितना हो जाएगा? तो इसको पता करके आना, ठीक है? बतावेंगे हम इधर ध्यान दो। इसका घात कितना है? इस पद का घात कितना है? 2 और 2, इस पद का घात, इस पद का घात, इस पद का घात, इसका। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अगुआ बताइए। पद का घात समझ में आ गया? क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्यों?
क्योंकि इसमें बीजीय व्यंजक संकेत है। सब बीजीय व्यंजक जितना लिखा है सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब एक चीज़ और नया आता है, देखो भूल जाते हैं, अगर ये नहीं देते तो भूल जाते हैं। ऐसे पढ़ाई में है सजातीय पद, दूसरा क्या होता है, विजातीय। पढ़ाए हैं क्या कभी कैफ? हाँ, सजातीय पद और विजातीय पद। अब सजातीय पद और विजातीय पद क्या है? सजाति का मतलब होता है समान जात का, वी का मतलब होता है अलग जात का। ठीक है, ऐसे देखिए 3x माइनस 4x, यहां भी x है, यहां भी चर x है ना, चर x। दोनों का जात क्या है, एकदम सेम। इस पर भी घात 1 है, इस पर भी घात 1 है। ये 3 है और ये क्या है, -4 है। ऐसे समझिएगा कि समान जातीय पद उसको कहेंगे जब वह जुड़ सके, जब वह या फिर घट सके। जैसे आप बोलिएगा कि 3 गो x है सर जी, उसमें 4x अगर जोड़ेंगे तो क्या जुटेगा कि नहीं जुटेगा? 3 गो x और 4 गो x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो जो पद जुड़ सकता है, ठीक है, वो समान पद हो गया। या फिर ऐसे कहें कि अगर उसका गुणांक हटा दें, चर का गुणांक हटा दे 3, इस चर का गुणांक हटा दे तो -4 हटा दे तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी। एकदम सेम देखने में लग रहा है कि ना, एकदम डिट्टो सेम होना चाहिए, एकदम 2 कॉपी है कि नहीं? क्या होना चाहिए, 2 कॉपी। अब ये बताइए 3x माइनस 4x स्क्वायर, क्या ये सजातीय है? इस बात पर हम इसको सजातीय नहीं कहेंगे कि ये दोनों जगह पर तो x ही है सर, तो समान जात का है, नहीं। यहाँ पे डिट्टो सेम, गुणांक को हटाइए तो x और x स्क्वायर क्या सेम चीज़ है? यहाँ क्या एक संख्या है और यहाँ पे किसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, सेम चीज़ नहीं है कि नहीं? चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो आप बताइए 5x और 4x स्क्वायर ये सजातीय है कि विजातीय है? विजातीय है। 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर ये सजातीय है कि विजातीय है? 5 1/x स्क्वायर प्लस 5 1/x स्क्वायर ये सजातीय है कि विजातीय? ये नहीं देखना है ना हमको अभी कि ये बहुपद है कि नहीं है। जब देखेंगे ना कि ये बहुपद है कि नहीं, पहचानने के लिए बोलेगा, तब बोलेंगे कि ये बहुपद क्यों नहीं है। क्योंकि नीचुआ में बटे में क्या है, चर है। चर कभी भी बटे में नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस में कभी होता नहीं। ये काहे गलत मारेंगे हम? ये समझ में आया सजातीय पद और विजातीय पद क्या होता है? यानी कि वैसे पद को सजातीय कहेंगे जिसका गुणांक हटाने पर बिल्कुल सेम दिखे। इसका गुणांक हटाएं, इसका भी गुणांक हटाएं, सेम रखा है कि नहीं रहा? इसका भी गुणांक हटाएं 5, इसका भी गुणांक हटाएं 4, तो क्या ये सेम दिख रहा है? तो ये सजातीय नहीं, क्या हो गया, विजातीय हो गया। समझ में आया? चलिए बोलिए। 5a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 4a स्क्वायर तीनों सजातीय है कि नहीं है? एकदम है। कैसे? यहाँ पे x है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो ना हुआ। लेकिन अगर ऐसे कहेंगे 5a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, तीनों का गुणांक अगर हटा दे 5 माइनस 1 4, तो a स्क्वायर क्या है, सजातीय हो गया। कितना हो गया, सजातीय हो गया। विजातीय समझ में आया? अरे अलग रहेगा तो विजातीय हो जाएगा, सेम रहेगा तो सजातीय हो जाएगा, है ना? चलिए चलिए इधर ध्यान दीजिए। बहुपद के बारे में हम क्या लिखे थे, फ्रेज से लिखते हैं एक मरतबा। 10 मिनट का और क्लास है। बहुपद उतना तो कुछ देखो ना करता, 2-3 मिनट देख के रख देता होगा, छोड़ो हटा। बहुपद क्या बोले थे? बहुपद एक चर वाला व्यंजक, एक चर वाला व्यंजक जिसका चर का घात पूर्ण संख्या में हो। क्या हो? पूर्ण संख्या में हो, यानी कि 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, डैश 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 अनंत तक, लाख हो, करोड़ हो, लेकिन नेगेटिव में, बटे में, पॉइंट में। हाँ। तीसरा क्या कहें? जिसका
चर भाग में ना हो। चौथा क्या था, समझ में आ गया ना? चौथा चौथा क्या था? हाँ, रूट वाला तो हो ही गया। ठीक है, चलो तब आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। बताइए तो, x + 4 क्या ये हमारा बहुपद है ना? ये बहुपद 1 2 दो पदी बहुपद हो गया। अब हम पूछेंगे कि ये वाले पद का घात कितना है, ये वाले पद का घात कितना है? तो बोलिएगा सर कुछ है ये ना, ये वाले पद का घात कितना है? तो 1 बोल दीजिएगा। अरे चर के घात को ही बोला जाता है, तो यहाँ पे कोई चर नहीं है तो चर x⁻0 ला दिए, तो इस पद का घात कितना हो जाएगा और इस पद का घात कितना हो जाएगा। अगर हम पूछें कि पूरा का पूरा व्यंजक का घात कितना होगा, तब ये पूरे का पूरे बहुपद का घात कितना होगा, तब बहुपद का घात यहाँ पे समझिए नया चीज। एक पद का घात होता है और दूसरा क्या होता है, बहुपद का घात। सभी पद में सबसे बड़ा पावर वाला पद का घात क्या होता है, बहुपद होता है। इसको और फ्रेज बनाएंगे, पहले ऐसे समझिए कि x³ + 4x + 3 बोलेंगे। केवल x³ को देखने के लिए इसका घात कितना है, केवल 4x को देखने के लिए कहेंगे इसका घात कितना है, केवल 3 को देखने के लिए कहेंगे तो x⁻, कुछ ना है तो x⁻0 तो ला सकते हैं, क्योंकि 3 के साथ 1 गुना है और 1 को x⁻0 लिख सकते हैं। तो इतना समझ में आया। अलग अलग देखें तो इसका 3, इसका 1, इसका 0। अगर हम कहें कि इस पूरे बहुपद का घात कितना है, तो क्या कहना है, क्या बोले, सभी पद में जो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, किस चर का सबसे बड़ा घात है ना? तो इसको और अच्छा से लिखते हैं, ये लिख देते हैं। कौन पढ़ाए थे? हाँ, चर के सबसे बड़े घात, तो बताइए ये वाला x का पावर 1 है, ये x⁻0 है, ये x⁻, सबसे बड़ा घात कौन है, ये। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? आपसे पूछेगा कि बहुपद का घात बताएं तो क्या बताइएगा? 3। इस बहुपद का घात, चलिए बताइए, 3y + 5y³ गुने y + 3 + 3y²। सबसे पहले तो ये आइए, हमको ये बताना है, 1 मिनट, क्या ये व्यंजक है? कितने पदों का व्यंजक है? 1 2 3 4, क्योंकि प्लस से जुड़ा हुआ है व्यंजक है। क्या ये बहुपद है? कैसे? बहुपद में क्या कहना है, एक चर वाला हो, एक चर सब सेम चर का दिख रहा है, जिसका चर का घात पूर्ण हो, यहाँ पूर्ण है, यहाँ पूर्ण है, यहाँ पूर्ण, यहाँ पूर्ण, पर यहाँ नीचे में y आ गया, चर भाग में ना हो y आ गया, तो कट भी तो रहा है। इतना फ्रेश तो दिए हैं, कट भी तो रहा है, ऐसे कुछ जबरदस्ती ना है। क्या हो गया, कट गया ना। कट छट के बाद नीचे नहीं रहना चाहिए, परमानेंट नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर नीचे है तो उसको अगर हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, और नहीं हटा सकते हैं तब वो बहुपद नहीं। अभी किनका नाम ले रहा हो? चलो बोलो, ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है कि नहीं? ये कोई बहुपद नहीं है, ये कोई बहुपद। क्यों? क्योंकि t पर पावर कितना हो गया, t का पावर कितना हो गया, रूट के माने क्या होता है, 1/2 पावर होता है। क्या ये बहुपद है कि नहीं है? हाँ, ये तो है, क्योंकि t चर के साथ क्या गुना है, कोई परिमेय संख्या गुना, अपरिमेय संख्या गुना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बहुपद का घात समझ में आ गया ना। अब आते हैं बहुपद का मानक रूप। छुट्टी दे दें। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब आता है बहुपद का मानक रूप। ये बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ठीक है,
जैसे कि हम लिखते हैं 5, एक ही एग्जाम्पल में सब समझ जाइएगा। चलिए यहाँ समझिए, आप लोग समझिए। तो यहाँ पर बेहतरीन से बहुपद का मानक रूप खूबसूरत फॉर्म बना रहे हैं। स्टैंडर्ड मानक के माने क्या होता है? स्टैंडर्ड यानी कि खूबसूरत बना देना। किसी को ब्यूटी पार्लर में भेज रहे हैं इसको हम, है कि नहीं, भेज देते हैं। यहाँ ध्यान दो कि सबसे पहले इसमें पद कितना है बाबू, ये बताओ, है ना? 1 2 3 4 5, ये 5 पद वाला बहुपद है ना? अब ये बात करेंगे, अगर केवल इसको देखिए, इसको मिटा दे, यहाँ तक छुपल रहेगा, तो ये वाले पद का घात कितना? बाकी सबको छुपाते हैं तो इसका, जिस पर हाथ रखते हैं वही नजर आ रहा है, बाकी छुपा हुआ है। इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? इसका घात कुछ ना है तो 0 है। अब बोलेंगे कि इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक, इसका गुणांक, इसका गुणांक, इसका गुणांक -1, क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब मानक रूप में सबसे पहला होता है कि चर के पावर को बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। घटते या बढ़ते क्रम में, बढ़ते को कहते हैं आरोही जी, क्या बोलते हैं? आरोही जी। और घटते को अवरोही, अवरोही। कंफ्यूजन तो होता है, पर इसमें भी ट्रिक निकला हुआ है कि नहीं? आरोही हमेशा हम लोग नाम सुनते हैं लड़की का, बहुत सा सीरियल में आरोही नाम होता है। माँ बाप किसी का नाम आरोही इसलिए रखेगा, ऐसा तो नाम रखेगा नहीं, घटते जाओ क्या बोलेंगे? बढ़ते जाओ, क्या हो जाओ? इसलिए यहाँ पे आरोही जी लिख दिए हम। क्या लिख दिए? इज्जत से, आरोही बढ़ते जाइए, अवरोही जी घटते जाइए। चर के पावर को बढ़ते या फिर घटते क्रम में सजाना है ना? थोड़ा सा खूबसूरत बना दिए हम लोग, तो खूबसूरत बनाइए। बढ़ते या फिर घटते, तो पहला नियम को कौन बोला ज़्यादा? शांति से बैठो, यहाँ ध्यान दीजिए। बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो सबसे पहले छोटा पावर वाला, है ना? बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, तो बढ़ते का मतलब पहले तो कम होंगे तब ना बढ़ेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजा रहे थे, सबसे पहले कम, उसके बाद बढ़ते बढ़ते बढ़ते। अब बताइए ये 0 वाला 1 वाला कहाँ पे है? तो ये है +√5 x पर पावर 1। और क्या x पर पावर x², ये हो गया। और उसके बाद 3 वाला, उसके बाद ये कहाँ लगा करें अभी, -3/4 × x पावर 4। ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम में हो गया। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? घटते क्रम में सजा सकते हैं। इतना बात समझ में आया? खूबसूरत बनाने के लिए बहुपद को अपने मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बढ़ते या फिर घटते क्रम में लाते हैं। दूसरा क्या है? ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहना है? सभी पद प्लस से जुड़ा होना चाहिए। सभी पद प्लस से जुड़ा होना चाहिए। जोड़ दिए सभी प्लस को प्लस से। माइनस इसको करते हैं तो -x² का x पर पावर 0 का ठीक है, √5x ठीक है, +x² ठीक है, 5x³ ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस, उसके बाद -3/4 x पर पावर 4 ऐसे लिखेंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको लिखेंगे तो -3/4 x पर पावर 4 और +5x³ +x² +√5x पर पावर 1 प्लस -x पर पावर
समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? 9th का है इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में ख़त्म करना है। उसके बाद फिर कहाँ पहुँच जाएगा आप 10th में? वीडियो के लास्ट में बोल रहे हैं, पढ़ भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, पहले बोले तो लगन भाग जाता है। ये आया क्लियर? 10th का पढ़ रहा हूँ बाबू। यहाँ ध्यान, तुमको खुश नसीब है कि भाई 100 रुपया में 9th का 10th का दोनों जा रहा। ध्यान दो इधर, क्या बोल रहे थे? खूबसूरत बन गया, देखा ना? खूबसूरत बनाने का दो तरीका, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख दीजिए और सबको प्लस के साथ जोड़ दीजिए। अगर आपसे किताब पूछेगा कि बहुपद का मानक रूप कैसा होता है, बहुपद का मानक रूप कैसा होता है, तो आप क्या बोलिएगा कि ए कोई वास्तविक संख्या, ए क्या है और इसके साथ क्या है, चर है। सबसे अच्छा मानक रूप बताने में क्या होता है, घटते क्रम। क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है बनाने में भी, क्या होता है, हर जगह आसानी होता है। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, घटते क्रम का इस्तेमाल करेंगे। है तो दोनों को दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन मैथ जो बनता है आसानी से किसमें, इसमें बनता है, घटते क्रम में आसानी से बनता है। तो ए सबसे पहले x पर पावर 1, x पर पावर क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें a0 x पर पावर 0 प्लस a1 तो x पर पावर, यहाँ पे दूसरा पर कोई संख्या है, यहाँ पे क्या है, एक जगह पे कोई वास्तविक संख्या बाबू। ठीक है, a क्या है, कोई, और x क्या है, चर है, x पर पावर 0। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। हाँ तो घटते क्रम में लिख देते, रुको 1 मिनट। a0 है n-1, फिर n- ऐसे घट 1, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, इसी तरीके से होता है। ये कोई वास्तविक संख्या है, a1 a2 a3 a4 है ना, और ऊपर क्या है 0 1 2 3 4, चर पर क्या है, बढ़ते क्रम में पावर। यही क्या हो गया आपका मानक रूप हो गया। बहुपद का घात पढ़ लिए, समझ में आ गया? चलिए लास्ट बोर्ड, इसको मिटा दें। चलिए आइए बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का पढ़ते हैं हम लोग, बहुपद का वर्गीकरण। क्या है ये वर्गीकरण? वर्गीकरण, अब क्लास इसलिए बोलते हैं, वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि नन्हा मुन्ना बच्चा को अलग वर्ग में, अलग झुंड में, झुंड होता है। वर्ग के माने क्या होता है, एक ठेठ भाषा में झुंड, एक अलग झुंड तैयार किए 4था क्लास का लेवल के हिसाब से, भाई ये लेवल का झुंड अलग रहेगा, ये लेवल का झुंड अलग रहेगा, ये लेवल का झुंड अलग रहेगा, तो उसी को अंग्रेजी में बोला जाता है क्लास। ये निम्न क्लास का, ये उच्च क्लास का, इससे भी उच्च क्लास का, ऐसे बोलते हैं ना। तो वर्ग बोलता है ना कि उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है। तो वर्ग के मतलब होता है क्लास, और क्लास का मतलब होता है बांटना, क्लासिफिकेशन। क्या हो गया, क्लासी, ठीक है। फ्रांसीसी है, हाँ ठीक है, यार ध्यान दो, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का अंग्रेजी क्या होता है, किसी चीज को बांट देना। क्या चीज होता है, किसी चीज को बांट देना। तो बांटेंगे कैसे? बहुपद का वर्गीकरण दो तरीके से होता है, एक घात को देखते हुए, घात को देखते हुए, और दूसरा क्या होता है, पद को देखते हुए। तो काफी आसान है। घात को देखते हुए क्या बोलिएगा, ये कितने घात का बहुपद है, ये कितने घात का बहुपद है, 2 घात का। ये असद बाबू इधर ध्यान दो, कोई दिक्कत है कशिश, हमसे पूछो मैया। इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है, 3 1 4 2, ऐसे ना सब चर का सबसे बड़ा पावर ही हमारा क्या होता है, बहुपद का घात होता है। तो घात के हिसाब से देख लिए, तो बताइए कितने पद का बहुपद है, ये कितने घातीय बहुपद है, 3 घातीय, 2 घातीय, 3 घातीय। ये कितना घातीय बहुपद है, 1 घातीय बहुपद है। पद कितना है ये नहीं देखना है, घात कितना घातीय है। चलिए अब पद, इसमें कितना पद है,
इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1 2 3। ये 3 पद वाला त्रिघातीय बहुपद है, ये 2 पद वाला द्विघातीय बहुपद है, ये 1 पद वाला त्रिघातीय बहुपद है, ये 1 पद वाला एक घातीय बहुपद है। तो समझ में आ गया कैसे बढ़ता है। अब एक बात हम बताए थे कि घात के हिसाब से जिसका 1 रहता है, एक उसको क्या बोलते हैं, एक घात वाला क्या बोलते हैं, एक। और इसी को क्या कहा जाता है, रैखिक। क्या कहा जाता है। अब रैखिक क्यों कहा जाता है ये बात आप तब जानिएगा जब अगला चैप्टर पढ़िएगा, ठीक। क्योंकि जब आप ग्राफ बनाइएगा ना, एक घात वाले का जब आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल लाइन के हिसाब से ऐसे खिंचाता है। क्या खिंचाता है, ग्राफ कैसे हो जाता है, रेखा के, एक घात वाला जितना भी रहेगा ना उसका रेखा कैसा, रेखा रहेगा, उसका ग्राफ क्या रहता है, रेखा। इसलिए उसको बोलते हैं एक रैखिक। क्या बोलते हैं, एक रैखिक। हमेशा एक रेखा खिंचाएगा उससे, तो क्या हो गया एक, इसलिए बोला जाता है एक रैखिक। समझ में आया, व्यंजक समझ में आया, पद समझ में आया, पद का घात, बहुपद, बहुपद का घात, बहुपद का मानक रूप, वर्गीकरण समझ में आया। चलिए आगे देखिएगा। क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देता है, ठीक है। ठहरिएगा आप लोग, रुकिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा